नमस्कार साथियों, आज हम यूजीसी नेट के लिए पेपर फर्स्ट हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने ये सिलेबस एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आप भी कर सकते हैं। देखिए, आपको सभी को मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि यदि हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमें सबसे पहले ही कुछ कीवर्ड मिलते हैं, कुछ शब्दावलियाँ मिलती हैं। आप इनको ज़रूर एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, इन्हीं शब्दावलियों के अर्थ से निकल के आते हैं। जैसे हमको क्लियरली कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि सभा और समितियाँ क्या हैं, ठीक है? उसके बाद वर्णाश्रम इसमें दिया गया है, वेदांत है, पुरुषार्थ है, ऋण कितने प्रकार के होते हैं या 16 संस्कार हैं, किससे लिए गए हैं। साथ में यदि आप देखिए यज्ञ, गणराज्य, जनपद, कर्म का सिद्धांत, जो अर्थशास्त्र है या अर्थशास्त्र के बाद सप्तांग का सिद्धांत है या दंड नीति है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या अशोक की जो धम्म विजय है, उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से शिलालेख में वर्णित किया गया है कि महामातियों की नियुक्ति की जाएगी या अशोक ने धम्म कब अपनाया। तो बहुत जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं, वो इन्हीं कीवर्ड से पूछे जाते हैं और वो आप लोग मिस कर जाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो स्तूप, चैत्य और विहार है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्तूप क्या होता है, चैत्य क्या है, विहार क्या है, और इनके यूजेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अशोक ने यदि कुछ गुफाएं बनवाई हैं या स्तूप बनवाए हैं, वैसे ही अशोक के बेटे नागार्जुन ने कुछ गुफाएं बनवाई थी, तो वैसे ही इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, ये तीनों जो हैं वो आर्किटेक्चर के स्टाइल हैं, मंदिर डिज़ाइन होते थे इन स्टाइल में, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे जाके आप देखेंगे तो आपको बोधिसत्व, तीर्थंकर मिलते हैं। बोधिसत्व जो बौद्ध धर्म को मानते मानते हैं और तीर्थंकर जो जैन धर्म को मानते हैं, तो इससे भी एक बारी आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं जो यदि पूछ ली जाती हैं और आप स्किप कर जाते हैं तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अलवार और नैनार है, साथ में श्रेणी दी गई है। यहाँ पर भूमि है, छिद्र विधान न्याय है, तो भूमि से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट थे, कैसे भूमि दान स्टार्ट हुआ, किस युग में स्टार्ट हुआ, कौन से राजा ने सबसे ज़्यादा भूमि दान किया, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको एक बारी देखने पड़ेंगे। इसके बाद भाग भोग, ये जो कर के टाइप्स हैं कि किसमें डायरेक्ट टैक्स दिया जाता था या किसमें कुछ उसका उत्पादन, जो कृषि का उत्पादन था उसके रूप में किया जाता था, तो वो भी आपको देखना होगा। साथ ही यहाँ पर विष्टि क्या होता है, स्त्री धन जिसको हम दहेज बोलते हैं, तो स्त्री धन से रिलेटेड प्राचीन काल में क्या कॉन्सेप्ट थे। साथ ही आपको स्मारक, पत्थर और अग्रहार जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। आईने, दशशाला, परगना, सहायनी, मंडी, उसके बाद महालवाड़ी, हिंद स्वराज, ये वाणिक तत्ववाद, ये सभी जो है ये कीवर्ड हैं और इन कीवर्ड्स का कोई ना कोई मीनिंग होता है, तो इनके मीनिंग्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है? पेपर में जब पूछा जाता है तो फिर आप लोग मिस आउट कर जाते हैं, ठीक है? वही हम देख लें एक बार, यदि हम आ जाते हैं मेडाइवल हिस्ट्री में, तो मेडाइवल हिस्ट्री में 16 एकुल की नीति किसने चलाई? तुर्कानी चहलगानी। फिर इसके बाद वतन हो गया, बलूता, तकावी, ऋण होता था ये, जैसे आप सभी को पता है। इक्ता क्या है, जजिया क्या है, ज़कात क्या है, मद्दे मास क्या है, तो ये सभी कीवर्ड जैसे आपको पता है कि ये क्या है, जजिया, ज़कात और खम्स और खराज, ये एक प्रकार के कर होते थे जो आम जनता से लिए जाते थे, और कुछ होते थे जो मुसलमानों से लिए जाते थे या कुछ होते थे जो हिंदुओं से लिए जाते थे, तो आपको इनमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आमरम हो गया, राय खेरो हो गया, जंगम दास, मदरसा, मकबद, फिर चौथ और सरदेशमुखी, ये भी 2 कर थे, ठीक है? सराय, पोलीगढ़, जागीर, शरीयत, दस्तूर, मनसब, देशमुख, नाडू और जैसे आप सभी को पता है, अभी इस जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो नाडू कहलाता था, तो वैसे ही यहाँ पर जो ग्राम है वो ग्राम है, परगना है, नाडु है, वलनाडु, तो ये सभी जो हमको साउथ इंडियन की पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमको कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलते हैं, वो भी आपको यहाँ पर एक बार गौर करना होगा। उसके बाद यदि हम आगे नज़र डालें तो यहाँ पर उलेमा है, फरमान है, सत्याग्रही है, स्वदेशी, पुनः परिवर्तनवाद, संप्रदायवाद, प्राच्य निरंकुशतावाद, औद्योगिकीकरण, भारतीय पुनर्जागरण, आर्थिक अपवाहन, उपनिवेशवाद, परमोच्च शक्ति और द्विशासन तंत्र, ये सभी क्या है, ये कीवर्ड दिए गए हैं। आप इसमें और भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये नीचे जो दिए गए हैं
यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, फ़िल्टर थ्योरी दी गई है, अपस्ट्रीम पॉलिसीज़ क्या-क्या थी, ठीक है? राज्य लोक का सिद्धांत दिया गया है, साथ में ही सहायक मैत्री जैसे आपको पता है कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेज़ली ने स्टार्ट की थी, तो ये वहीं उसी का एक कीवर्ड दिया गया है सुधर्मवाद। तो आपको एक बार ही ये सारी जो भी कीवर्ड्स दी गई हैं, इनको एक बार पढ़ के एनालिसिस करना है और साथ में इनका एक जो शॉर्ट मीनिंग होता है, वो अपने दिमाग में फिट करके रखना है ताकि जब क्वेश्चन यदि डायरेक्ट इससे हिट होता है तो वो आपके रडार में हो, वो आपसे बन सके, वो आपके बाहर आपकी सोच के बाहर ना जाए और उसका आंसर आपकी सोच के बाहर ना हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको एक बार ये सब पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में। देखिए सबसे पहले यदि हम यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे तो इसमें स्रोत संबंधी वार्ता है। इसमें पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी दी गई है। तो पुरातात्विक स्रोत जैसे कि आप सभी को पता है पुरातात्विक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, है ना? या तो वो प्राइमरी सोर्स होंगे या सेकेंडरी सोर्स होंगे तो वहीं वैसे ही प्राइमरी सोर्स किस चीज़ की जानकारी दी गई है, सेकेंडरी सोर्स में किस तरीके की जानकारी दी गई है, उनका अन्वेषण किस तरीके से हुआ, उनकी उत्खनन पद्धतियाँ क्या हैं और उसके बाद यहाँ पर यदि हम देखें पुरालेख विद्या इसमें आपको इंस्क्रिप्शन जैसे भी लिखे गए, आपको मतलब जिससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर शामिल यहाँ पर की जाएँगी, ठीक है? यहाँ पर मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मेटिक तो मुद्रा शास्त्र में जैसे कि कॉइन्स चल रहे हैं कॉइन्स मतलब फिर कितने टाइप्स के कॉइन्स चल रहे हैं, किस एरा में चल रहे हैं, किस राजा ने सबसे ज़्यादा सीसे के सिक्के चलाए या गोल्ड के सिक्के चलाए, तो इस तरीके की जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। आगे जाके हम देखते हैं कि पुरातात्विक जो स्थल हैं, जो भी साइट्स हैं, जैसे यदि मेहरगढ़ हो गए या यहाँ आदमगढ़ हो गया या इस तरीके की कोई नई साइट्स खोजी गई है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो भी और या कोई पुरानी साइट्स है जिस पे कोई न्यू चीज़ें मिली हैं, वो आपको यहाँ पर देखनी होंगी। इसके बाद हम आते हैं जो लिटरेचर हमारे यहाँ पर सोर्सेज़ हैं लिटरेचरी सोर्स में हम यहाँ पर स्वदेशी साहित्य में जो हमारे ही देश के चाहे वो उपनिषद हो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, तो ये सभी चाहे वो प्राथमिक स्रोत हो या द्वितीयक स्रोत हैं, उन पर आधारित चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी होंगी, ठीक है? चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो यहाँ पर या वो धर्म से अलग जैसे कोई राजनीति पर बुक लिखी जाती है, वो अर्थशास्त्र है या फिर कोई अर्थव्यवस्था पर कोई बुक लिखी जाती है, तत्कालीन समय की सामाजिक समस्याओं पर बुक लिखी जाती है, तो जो धार्मिक से अलग हैं, उनको भी यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे और उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है? साथ में ही विदेशी विवरण में आप देखिए जैसे कि हिंशान है, फाहियान है, उसके बाद इब्न बतूता है या मार्को पोलो है, ये जैसे जैसे विदेशी यात्री आते गए और उन्होंने भारत का एक इतिहास क्रम बताया है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे आप देखिए यहाँ पर पशुचारण है, खाद्य उत्पादन है, तो पशुचारण और खाद्य उत्पादन से संबंधित नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के समय पे कैसे लोग रहते थे, कैसे कहाँ पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, किस तरीके के वो औज़ार यूज़ करते थे और साथ में उनका एक्सचेंजिंग प्रोसेस क्या होता था, वो अपना जो जीवन यापन है उसमें विनिमय को किस तरीके से देखते थे, ये सारे कॉन्सेप्ट भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सिंधु और हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सिंधु और हड़प्पा सभ्यता से बहुत मतलब थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका उद्भव कैसे हुआ कहाँ-कहाँ तक सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ था, उसके प्रमुख स्थल कौन से हैं और अधिवास का स्वरूप क्या था यहाँ पर फिर सिंधु सभ्यता में धर्म और समाज की क्या स्थिति थी, राज्य और शासन की क्या विधियाँ थी, साथ में सिंधु घाटी सभ्यता का ह्रास कैसे हुआ? जैसे आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो राइटर हुए हैं उन्होंने अपने अलग-अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। कोई बोलता है कि बाढ़ के कारण खत्म हो गई, तो वहीं कोई प्राकृतिक आपदाओं को दोषी ठहराता है। तो जैसे जिस जिस अलग-अलग कवियों ने सॉरी अलग-अलग लेखकों ने अपनी अलग-अलग बातें कही हैं, अलग-अलग इतिहासकारों ने अपने विभिन्न मत दिए हैं, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है? फिर उसके बाद यदि आगे देखते हैं कि आंतरिक और बाहरी व्यापार, तो कौन से एक्सचेंज
चेंज आपको यहाँ पर प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। ट्रांसपोर्ट जो होता था वो हमारा, तो क्या चीज़ें मंगाई जा रही हैं विदेशों से, जैसे कि यदि सोना हो गया, गोल्ड हो गया या चाँदी हो गई, तो वो ह क्या हमारे यहाँ पे होता था क्या, या फिर हम विदेशों से मँगाते थे? तो लाजवर्द हो गया, जैसे हम अफ़गानिस्तान से इम्पोर्ट करते थे, या फिर कोई दूसरे सीसा जैसी धातु हो गई, यदि हम वो विदेशों से आयात करते थे, तो कौन-सी चीज़ें हम मँगाते थे और कौन-सी चीज़ें हम बाहर भेजते थे। मतलब वो आयात और निर्यात का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और फिर उसके बाद आप देखिए भारत में प्रथम शहरीकरण, मतलब धीरे-धीरे जब लोहे की खोज होने लगी, तो हमारे पास नए तरीके के हथियार आने लगे। हम उन नए तरीके के हथियार से और मतलब और अच्छे तरीके से अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कार्य करने लगे। तो यहाँ पर इसको भारत का प्रथम शहरीकरण कहा गया, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक और उत्तर वैदिक युग आ जाता है। तो जो वैदिक और उत्तर वैदिक युग है, इसमें आर्यों से संबंधित विवादित क्वेश्चन होते हैं कि क्या आर्य बाहर से आए थे या आर्य यहाँ के मूल निवासी थे। तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हुई हैं, तो वो थ्योरीज भी आपको यहाँ पर कवर अप करनी है। सेकेंड हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। फिर धीरे-धीरे आप देखिए कि वर्ण व्यवस्था और सामाजिक स्त्रीकरण का जो उद्भव हुआ है, कि कैसे अब यहाँ पर क्लासेस बनने लगे हैं, कि अपर क्लास है, मिडल क्लास है, लोअर क्लास है, और जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का विकास होने लगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। लौह प्रौद्योगिकी का प्रारंभ और दक्षिण भारत के महापाषाण। तो यहाँ पर लौह प्रौद्योगिकी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत में प्रथम शहरीकरण, तो यहीं पे वैदिक युग के बाद ही यहाँ पर लौह सभ्यता का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है? राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार, इस पे हम महाजनपद, राजतंत्रीय और गणतंत्रीय राज देखते हैं। मतलब कैसे, यदि हम देखें तो पहले 12 महाजनपद थे, ठीक है? उसके बाद 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें मिलता है? उसके बाद कौन से बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, कौन से जैन ग्रंथों में मिलता है, कौन से यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम था या मोनार्की सिस्टम था, वो सब भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। फिर यहाँ पर द्वितीय शहरीकरण का उद्भव हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की यदि हम बात करें, तो अब यहाँ पर जो सेकेंड अर्बनाइजेशन का टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर अब जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कुछ ऐसे सोसाइटी में चेंजेस होते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म तथा आजीवक संप्रदाय जैसे यहाँ पर संप्रदाय उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है? यहाँ यदि हम आगे देखें, तो यदि इकाई थर्ड की बात करें हम, तो यहाँ पर राज्य से धीरे-धीरे साम्राज्य बनेंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले सभी लोग एक साथ रहते थे कबीले के रूप में, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें विकसित होने लगी, बड़ी होने लगी, वो कबीलों में से छोटे-छोटे कबीले निकल के अपना अलग रहने लगे, उनका अधिवास अलग होने लगा, और धीरे-धीरे एक छोटे-छोटे राज्य बनने लगे। अब जब वो राज्य बन गए, तो अब एक महासाम्राज्य बनने की यहाँ पर प्रोसेस देखने देखने के लिए मिलती है, जिसमें हमको सबसे पहले यहाँ पर मगध का उत्थान दिखाई देता है, ठीक है? फिर यहाँ पर सिकंदर के कुछ आक्रमण होते हैं, और इसके बाद यहाँ पर मौर्यों का आप देखते हो उद्भव होता है। और उसके बाद मौर्यों की आप राज व्यवस्था पढ़ते हो, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। फिर मौर्य में ही एक महान राजा हुआ अशोक। अशोक का धर्म है, उसकी प्रकृति है, ठीक है? फिर उसका साम्राज्य है, और फिर धीरे-धीरे साम्राज्य बढ़ेगा। और फिर कलिंग युद्ध के बाद आप देखते हो कि कैसे जो मौर्य काल का समाज है वो डाउनफॉल में चला जाता है, और यहाँ पर वो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। और उसके बाद आप उत्तर मुगल शासकों को पढ़ते हो, ठीक है? तो मौर्य काल में ही एक्चुअली देखो, सबसे पहले आर्किटेक्चर यदि हम देखें तो एक विकसित आर्किटेक्चर जिसको हम कहेंगे, तो वो हमको मौर्यन काल में दिखाई देता है, ठीक है? क्योंकि हमको यहाँ पर स्तूप मिले हैं, तो वो डिफाइन करते हैं मौर्य काल की कला को, उसकी वास्तुकला को, ठीक है? फिर यहाँ पर जो अशोक के आदेश थे उन्हें इंस्क्रिप्शन के रूप में लिखा गया, उनकी कुछ भाषा थी, लिपि थी, उनको भी डिस्कस करना होगा। आगे जाके देखते हैं कि हम साम्राज्य का अंत हो जाता है और क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव होता है। क्षेत्रीय ताकत इन द सेंस कि अब एक जो महान साम्राज्य था वो खत्म हो चुका है, और जो आजू-बाजू के जो साम्राज्य हैं, जो छोटे-छोटे साम्राज्य हैं, वो क्षेत्रीय ताकत अपने अपने आप को बिल्ड करते हैं और वो पावर में आने लगते हैं, ठीक है? यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि इंडो यूनानी है, फिर शुंग है, फिर सातवाहन आप देख सकते हो, फिर कुषाण है, शक क्षत्रप है, संगम साहित्य है। इस तरीके के दूसरे
जो दूसरे लोग हैं वो भी अब सत्ता में आने लगे हैं और साथ ही में आप यहाँ पर जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत की राज्य प्रणाली, शासन प्रणाली इसको भी आप देखते हो, ठीक है? दूसरी शताब्दी सॉरी जो सेकंड दूसरी शताब्दी बीसी में क्या है से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक है। दूसरी से तीसरी शताब्दी के बीच के में कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स चेंज हो रहा है, व्यापार और वाणिज्य चेंज होता है और रोमन जगत के साथ व्यापार के हमारे संबंध कैसे विकसित होते हैं और ठीक फिर यहाँ से आप जैसे खारवेल और जैन धर्म का उद्भव है और फिर मौर्योत्तर काल में कला वास्तुकला में आप गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियाँ देखते हो। तो ये सारी जो है वो मूर्ति निर्माण की शैलियाँ आप देखते हो। तो ये जो है जो इकाई सेकंड है, इकाई सेकंड में ये आप ये फर्स्ट वाला ये देख रहे हो और ये सेकंड वाला देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पर इससे बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है? आगे जाके आप देखते हो गुप्त और वाकाटक। तो जब गुप्त आते हैं तो गुप्तों ने सबसे पहले वो कृषि को अर्थव्यवस्था बनाया। यहाँ पर भू अनुदान स्टार्ट हुआ, ठीक है? भू राजस्व और भू अधिकार गुप्तकालीन सिक्के की, क्योंकि आपको पता है कि सर्वाधिक जो सिक्के हुए हैं सोने के सिक्के वो गुप्त काल में ही चलाए गए। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है कि यदि सिक्के चलाए जा रहे हैं, यदि सोने के सिक्के चल रहे हैं राज्यों में बहुत अधिक अच्छी मात्रा में चल रहे हैं, इसका मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत समृद्ध था। बाहरी आक्रमण नहीं हो रहे थे उतने ज़्यादा, तो लोग अपने जो कॉमर्स एरिया है उस पे फ़ोकस कर पा रहे थे, ठीक है? फिर आगे आप यहाँ देखोगे तो मंदिर स्थापत्य कला का यहाँ पर प्रारंभ हुआ और यहाँ पर हिंदू धर्म का उद्भव हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और इसके पहले भाषा जो थी वो संस्कृत नहीं थी। तो यहाँ पर धीरे-धीरे संस्कृत भाषा और उसका साहित्य भी हमको यहाँ पर दिखाई देता है। फिर उसके बाद आप देखिए क्लियरली विज़िबल है हर्ष आ जाएगा और फिर आंध्र देश में जो सालंकयान वंश है और विष्णुकुंडिन वंश है, इनका उद्भव होता है। तो आपको ये फर्स्ट, थर्ड, सेकंड जो हमारी यूनिट है इसमें हमको राज्य से साम्राज्य तक, उसके बाद हमको यहाँ पे पूरा मौर्य और गुप्ता, फिर यहाँ पर हर्षवर्धन तक हमको यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है? अब हमको इकाई थर्ड यदि हमको कंप्लीट करनी है तो देखिए क्षेत्रीय राजाओं का उद्भव हो गया। यहाँ पर दक्षिण में कौन-कौन से राज्य आ गए? गंग है, कदम्ब है, वंश है, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य वंश हैं, राष्ट्रकूट, कल्याणी, चालुक्य, काकतीय, होयसल और यादव। तो ये सभी छोटे-छोटे जो वंश हैं हमको ये भी डिस्कस करने होंगे। साथ ही दक्षिण भारत के साम्राज्य में यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास पल्लव है, चेर है, चोल है, पांड्य वंशी, इनको भी हमको स्टडी करना होगा। इनके प्रतीक क्या थे? ये कैसे किस कॉन्सेप्ट पे कार्य करते थे और कैसे इनका इकोनॉमिक इनका बैकग्राउंड कैसा था, क्योंकि इनके समय पे बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर में भी फोकस हुआ है। बहुत बड़े-बड़े बृहद मंदिरों का निर्माण हुआ है, तो वो भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। पूर्वी भारत में साम्राज्य पे यदि हम डिस्कस करें तो बंगाल के जैसे बंगाल के पाल और सेन और कामरूप के वर्मन, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, खास तौर पर बंगाल के पाल और सेन से, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है। साथ में ही यदि हम ये देखिए अभी आप यहाँ पर दक्षिण भारत आपने देखा, फिर पूर्वी भारत देखा, उसके बाद यदि हम देखें पश्चिमी भारत, तो पश्चिमी भारत में हमको यहाँ पर गुजरात के चालुक्य देखते हैं, वल्लभी के मैत्री देखते हैं और उसके बाद उत्तरी भारत में हम देखें तो हमको गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चेदी, गहड़वाल और परमार वंशी, मतलब ये हमको मेन उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम के सारे साम्राज्य जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनका भारतीय इतिहास में बहुत योगदान रहा है और जिनको एनटीए अपने प्रश्न पत्र में स्थान देता है, उन कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? साथ में यदि हम देखें प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषताएं, तो सबसे पहले यदि हम मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें, मेडाइवल हिस्ट्री में भारत में सबसे पहले प्रशासन कैसा होता था, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था और राजतंत्र का वैधिकरण, मतलब कि राजतंत्र को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया था, ये भी हमको देखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है? यदि हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करें तो भूमि अनुदान, उत्पादन संबंधी बदलते संबंध, कैसे पहले कम उत्पादन होता था फिर धीरे-धीरे
उत्पादन बदला तो कहीं न कहीं पॉलिसीज़ में चेंज होता है, तभी उत्पादन जैसी चीज़ें बदलती हैं, तो ये सब भी हमको यहाँ पर क्लियरली देख के चलना पड़ेगा। फिर श्रेणीबद्ध भूमि अधिकार, किसान वर्ग, जल संसाधन, कर प्रणाली, सिक्के और मुद्रा प्रणाली, तो जो भी इकोनॉमिक्स से संबंधित टर्म्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, और साथ में यदि हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी को देखें तो उससे रिलेटेड चीज़ों को हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है? व्यापार और शहरीकरण में आप देखिए, जो शहरीकरण की बात आ रही है तो ज़्यादातर शहरीकरण में शहर में क्या होता है, बस्तियाँ बन जाती हैं, ठीक है? तो बस्तियों का स्वरूप क्या था, फिर उनका पतन कैसे हो गया, फिर व्यापारिक मार्ग कौन से थे जहाँ पर शहरों में सामान पहुँचाया जाता था, उसके बाद विनिमय की क्या प्रोसेसिंग थी, व्यापारिक संघ कौन से थे और कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करते थे। दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार और उपनिवेशीकरण, ये सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। ब्राह्मणीय धर्मों का विकास, तो इसमें हमको सबसे पहले यदि हम ब्राह्मणी धर्मों का विकास देखें, तो आज हम क्या देखते हैं कि कोई वैष्णववादी है, कोई शैववादी है, तो वैसे ही इनका उदय कैसे हुआ, इनको संरक्षण कैसे मिला, इनकी कौन-कौन सी शाखाएँ थी और इनका जो स्थापत्य कला है उससे रिलेटेड चीज़ें, साथ में जो क्षेत्रीय शैलियाँ विकसित हुई हैं, वो भी हमको देखने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर दान, तीर्थ भक्ति, तमिल भक्ति आंदोलन, शंकर माधव और रामानुजाचार्य, जो क्लियरली लाइन दी गई है, इसको भी आप बिल्कुल स्किप मत करिए और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? हम समाज देखें तो समाज जो हमेशा वो है वो वर्ण में डिवाइड होता है, जैसे कि आप सभी को पता है, वर्ण है, जाति का उद्भव है, फिर उस सोसाइटी में क्या जाता है, कुछ फीमेल्स होती हैं, फिर स्त्री है, पुरुष है, लिंग होते हैं, फिर उनके मैरिज के कुछ कस्टम होते हैं, उनके मैरिज के कुछ रूल्स होते हैं, तो विवाह से संबंधित पद्धतियाँ, फिर जो संपत्ति का अधिकार है वो किसके ऊपर रहेगा, किसको संपत्ति पर कितना ज़्यादा भाग दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पर ज़रूरी है। साथ ही सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की क्या दशा थी, किसानों के रूप में जनजातियाँ और वर्ण व्यवस्था में उनका स्थान, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि समाज में जो समाज है वो 4 वर्ण में डिवाइड है, तो 4 वर्ण में जो जनजातियाँ हैं उनका क्या स्थान है, कैसे उनको दूर करने के लिए, अस्पृश्यता को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट नई-नई स्कीम्स लेके आ रही है, कैसे गवर्नमेंट ने अपने एक्ट लागू किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है? फिर शिक्षा और शैक्षिक विकास में शिक्षा के केंद्रों के रूप में अग्रहार, मतलब अग्रहार क्या होते थे? एक्चुअली अग्रहार हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि अग्रहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद मठ हो गया, महाविहार हो गया, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास कैसे-कैसे हुआ। क्षेत्रीय भाषाएँ इन द सेंस कि आप जिस भी क्षेत्र के हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, कन्नड़ा है, ठीक है? ये क्षेत्रीय भाषाएँ होती हैं, उसके बाद यदि हम देखें तो अ, हमारे यहाँ हिंदी है, फिर गुजराती, मराठी, मणिपुरी, ठीक है? ये सभी क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, तो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाएँ ठीक है, इनका विकास कैसे-कैसे हुआ। उसके बाद प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राज्य निर्माण की चर्चा, तो इसमें सामंतवाद का मॉडल क्या था, खंडीय मॉडल क्या था और समन्वयवादी मॉडल क्या था, ठीक है? अरब के साथ कैसे संबंध थे हमारे, सुलेमान गजनवी, विजय और अल-बरूनी का हमको यहाँ पर यात्रा विवरण देखने के लिए मिलता है। तो ठीक है, इसके बाद जो हमारा आगे का है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये जो आगे का सिलेबस है ये मेडाइवल हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है यूनिट 4 से, और उसके बाद यदि हम देखें तो मेडाइवल हिस्ट्री के बाद यूनिट हमारी 7 से आधुनिक हिस्ट्री स्टार्ट होती है। मतलब अभी हमने सिर्फ एंशंट डिस्कस किया है, मेडाइवल और मॉडर्न अभी बाकी है। लेकिन आप लोग हमेशा ये याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं है लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको एंशंट हिस्ट्री से देखने के लिए मिलते हैं। तो आप एंशंट हिस्ट्री को भी ऐसे स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको एंशंट हिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने होंगे। मैं जैसा भी पढ़ाऊँगी आप उसके हिसाब से अपने नोट्स एक बार प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि एक बार जब सिलेबस आगे बढ़ जाएगा तो पीछे लौट के देखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और उसको कवर अप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात और डिस्कस कर दूँ कि जो भी मैंने आपको ये कीवर्ड्स क्यों बोला कि कभी-कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ईज़ी क्वेश्चन के लिए और आपको नहीं बन पाता है। तो यदि आपसे यही प्राचीन निरंकुशतावाद का सिद्धांत किसने दिया?
तो यदि आप यहाँ पर ये प्राचीन निरंकुशतावाद पढ़ लेंगे एक बार, तो प्राचीन निरंकुशतावाद का सिद्धांत किसने दिया? तो यदि कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो आपको बनना चाहिए, ठीक है? और एक बात हमेशा याद रखिए कि बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि हम नेट की परीक्षा कैसे निकालें, क्योंकि वो ईज़िली निकल सकते हैं। सिर्फ़ हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हमको कौन-सी चीज़ें छोड़नी होंगी जिससे नेट की परीक्षा ईज़िली निकल सकती है। क्या होता है कि सिलेबस इतना वास्ट है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हिस्ट्री है, सभी को भूलती है, सन भूल जाता है, डेट और टाइम याद नहीं रहता है, राजा-रानी के नाम याद नहीं रहते हैं, कहानियाँ, थ्योरीज़, फैक्ट्स, फिगर्स सब भूल जाता है। लेकिन यदि हम दिमाग में अपने एक क्रोनोलॉजी बना लें, एक कालानुक्रम डिसाइड कर लें कि किसके बाद कौन आ रहा है, तो हमको बहुत ईज़ी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड ये है कि हमको ये देखना है कि हमको कौन-सा पोर्शन छोड़ना है। एक बार एक बार ये डिसाइड हो गया कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, तो फिर जो पढ़ने वाला पोर्शन है उस पे हम फ़ोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगी कि यदि आपको नेट की परीक्षा पास करनी है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करें। ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही इन द सेंस रामबाण इलाज होते हैं परीक्षा को निकालने के लिए, क्योंकि परीक्षा इसमें भी आप देखिए क्लियरली विज़िबल है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएँगे, ठीक है? इस पे आपको यहाँ पे क्या दिया है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, तो 4 में से हमेशा क्या होता है कि आप 2 तो अलग कर लेते हो, लेकिन 2 में आप फँस जाते हो। तो उन 2 में जिसमें आप फँस जाते हो, फाइनल आंसर तक पहुँचने के लिए यदि आपने पहले से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन टिक करके रखे हैं, सॉल्व करके रखे हैं, सोच के रखे हैं, तो आप बहुत ईज़िली उस चीज़ से ओवरकम हो जाते हैं, उस चीज़ से आंसर पे पहुँच जाते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे और अच्छे से फ़ोकस करिए। साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो अ, एमपी का हो, यूपी का हो, या फिर उत्तराखंड का हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी आपको मिलता है। आपको इवन यदि किसी अदर स्टेट का या अदर लैंग्वेज का भी मिलता है जिस पे कोई नया क्वेश्चन है, या मैं ये कहूँगी कि आईएएस के भी जो पुराने पेपर हैं, उसमें जो ईज़ी क्वेश्चन है हिस्ट्री के लिए, विथ डिस्क्रिप्शन, उनको भी आप ज़रूर पढ़िए और अपने नोट्स में स्थान दीजिए, क्योंकि वो ज़रूर आपको हेल्प करते हैं, आपको ग्रो अप करते हैं, ठीक है? तो इसके आगे हम मेडाइवल हिस्ट्री में अब कल चर्चा करेंगे कि हमारा मेडाइवल हिस्ट्री में क्या सेक्शन होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।